let's start by talking about you. In the 6 years that you've been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation has declared Gujarat to be the best administered state. India today, on 2 separate occasions, has declared that you are the most efficient Chief Minister. And yet, despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजनेता को भगवान कैसे बना दिया जाता है? क्या आपको लगता है कि परमात्मा ने मुझे भेजा है? शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। तो मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ। मैं कन्विंस हो चुका हूँ। मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush. कहने वाला कोई व्यक्ति अपने आप में इतना कन्विंस हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? एक चौंकाने वाला तथ्य बताता हूँ। 2006 में एक अमेरिकी लॉबिंग कंपनी चुपचाप भारत में घुसी, जिसका सिर्फ एक काम था, ब्रांड मोदी बनाना। वही कंपनी जिसने नाइजीरिया के तानाशाह सनी आबचा की इमेज बनाई थी। और आज हम देख रहे हैं कि यह प्रयोग कितना सफल रहा है। ब्रांड मोदी सिर्फ एक राजनीतिक लीडर नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है। जैसे कोका कोला या पेप्सी बनाया जाता है, वैसे ही ब्रांड मोदी को भी बनाया गया है। मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर इनसाइट्स और मैसिव प्रमोशनल कैंपेन्स के साथ आज मैं आपके साथ इस खेल की पूरी कहानी शेयर करूंगा। कैसे 2002 के दंगों के बाद एक स्टिग्मा से घिरे व्यक्ति को देश का मसीहा बना दिया गया है। Answer the question here. What if tomorrow if there's 20% development in Gujarat, can it diminish the sense of outrage and injustice that most riot victims still feel? In that context, as a politically astute man, why doesn't Narendra Modi come and say, I am really sorry for what happened? Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. By not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I am not agree with your analysis. I'm not agree with your information. This is absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. 2001 से शुरू हुई कहानी देखिए। कहानी शुरू होती है 2001 से। भूकंप आया, केशुभाई पटेल को हटाकर मोदी जी को बिना इलेक्शन लड़े सीएम बना दिया गया। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। 51 साल की उम्र में पहली बार कोई पोस्ट मिली, यानी जिंदगी भर का अनुभव सिफर। लेकिन यहीं से शुरू हुई इमेज मेकिंग। 2002 में दंगे हुए और उसके ठीक बाद 2003 में पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट। मुकेश अंबानी पहुंचे, रतन टाटा आए और कहा, नरेंद्र मोदी विल बी वन ऑफ द ज्वेल्स इन इंडियन क्राउन। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक स्ट्रेटजी थी। टाटा नैनो का खेल 2008 में सबसे बड़ा गेम चेंजर आया। टाटा नैनो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने विरोध किया और मोदी जी ने रातों रात गुजरात में जमीन दे दी। इससे उनकी इमेज बनी इंडस्ट्री फ्रेंडली डिसिसिव लीडर। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, असली काम तो अब शुरू होना था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? गुजरात मॉडल की असली सच्चाई। गुजरात को विकसित राज्य बनाया गया, लेकिन क्या यह सच था? देखिए आकर, गुजरात इज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक 1, लेकिन बच्चों में एनीमिया में भी रैंक 1। अमीर और अमीर बने, गरीब और गरीब हुए। इनकम इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती रही। जब इंटरनेशनल अर्थशास्त्री टॉमस पिकेटी ने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो मोदी जी का जवाब था, तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई
टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? वाह, क्या लॉजिक है। मतलब अगर सवाल पूछो तो जवाब में काउंटर क्वेश्चन। पर्सनैलिटी कल्ट का निर्माण गुजरात में मोदी जी ने जो मॉडल बनाया, I am a brand. वह बाद में पूरे देश में लागू हुआ। नंबर 1, रूल ऑफ लॉ को डीइंस्टिट्यूलाइज करना, यानी संस्थानों को कमजोर करके अपना कंट्रोल मजबूत करना। नंबर 2, पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जजों को सेक्रेटराइज करना। नंबर 3, विजिलेंट ग्रुप्स को खुली छूट देना। नंबर 4, क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी अपने दोस्त बड़े बड़े जो व्यापारी हैं को फायदा बदले में वे सत्ता में रखने में मदद। यह सब गुजरात में परफेक्ट किया गया। यह था रिहर्सल। मुख्य शो 2014 में होना था। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। हिंदू हृदय सम्राट का तमगा 2002 के दंगों के बाद क्रिस्टोफ जेफलॉर्ड जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट बताते हैं कि मोदी जी ने कम्युनल पोलराइजेशन को अपना हथियार बनाया। दिसंबर 2002 के इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी जीती। यह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, यह एक सोची समझी चाल थी। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं, मोदी जी इस इस्तीमा के बावजूद नहीं, बल्कि इस इस्तीमा की वजह से पॉपुलर हुए। नॉट डिस्प्यूट बट बिकॉज ऑफ इट। अन्ना आंदोलन असली कहानी। 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन आया। अन्ना नहीं आंधी है, देश का नया गांधी है। लेकिन यह आंधी कहां से आई थी? चंद्रमोहन, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेशनल कमेटी मेंबर थे, ने 2023 में खुलासा किया कि पूरा आंदोलन आरएसएस और बीजेपी द्वारा रचा गया। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी सुरेश जोशी ने खुद माना कि संघ ने मार्च 2011 के नेशनल डेलीगेट कन्वेंशन में रेजुलेशन पास किया था कि स्वयंसेवक इन मूवमेंट्स में हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत ने 2011 में कहा था, आरएसएस नेशनल इंटरेस्ट में हुए एजिटेशंस में हमेशा से हिस्सा लेता था और अन्ना का मूवमेंट देश हित में ऐसा ही एक मूवमेंट था। कारपोरेट की बैकिंग यह सिर्फ आरएसएस का खेल नहीं था, इसके पीछे कारपोरेट की बहुत बड़ी बैकिंग थी। कारपोरेट चाहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकले। ये आनंद भाई सुनना, तेरा दिल क्या मस्त धक धक कर रहा है। ये लो सुनो। कोई ऐसा लीडर है जो उनके लिए काम करे। सबसे बड़ा जो धोखा मुझे मिला अपने आप से, जहां मैं अपने आप को बुद्धू बना पाया गया, वो था अन्ना का आंदोलन। और उसके वजह से हम लोग सब बह गए थे उस दौर में। अन्ना जी ने बाद में खुद माना कि 2014 में बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही, उन्होंने खुद कहा कि भाजपा ने 2014 में उनका इस्तेमाल किया। हम सब ने देखा कि उनका आंदोलन लोकपाल बिल के लिए था और उसके बाद उसका फायदा बीजेपी और आम आदमी को मिला। आम आदमी पार्टी आप भी पावर में आई, ये हम सब लोग जानते हैं। और बाबा रामदेव भी इस खेल में शामिल हुए, धर्म का चोला पहनकर करप्शन के अगेंस्ट धर्म युद्ध छेड़ने। 15 लाख का जुमला बाबा का था, जो बाद में मोदी जी ने खुद जुमला बता दिया। राजस्थान के अलवर में जब बीजेपी उम्मीदवार ने पैसों के लेन देन की बात की तो रामदेव ने कैमरे के सामने चुप रहने को कहा। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत होती है
अरे बंद करो, तो सुन लेगा। यही है उनकी असलियत। काले धन को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले योग गुरु बाबा रामदेव अब खुद कैमरे के सामने काले धन को लेकर बात करते पकड़े गए हैं। राजस्थान के अलवर में बीजेपी उम्मीदवार महंत चांद्रात ने जब पैसों के लेन देन को लेकर रामदेव से बात की तो रामदेव ने उन्हें कैमरे के सामने चुप रहने को कहा। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गए। मीडिया का कैप्चर नेटवर्क 18 से शुरुआत, अब आती है सबसे बड़ी चाल, मीडिया को कैप्चर करना। मोदी जी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मीडिया को मैनेज न कर पाने को अपना सबसे बड़ा रिग्रेट बताया था। When you look back over the last month, you've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. 27 मई 2014 को रिलायंस ने नेटवर्क 18 का टेक ओवर किया। 4000 करोड़ का सबसे बड़ा मीडिया टेक ओवर। इसमें आ गए CNBC, CNN, IBN, TV18, मनी कंट्रोल, फर्स्ट पोस्ट, फॉक्स इंडिया और भी बहुत कुछ। रिलायंस के दो मकसद थे। पहला, अपने अगेंस्ट बैड प्रेस को बंद करना। दूसरा, 4G लॉन्च के लिए कंटेंट फैक्ट्री बनाना। NDTV का अंत, फिर आया सबसे बड़ा झटका। NDTV भारत का आखिरी इंडिपेंडेंट टीवी ब्रॉडकास्टर। अडानी ग्रुप ने इसका टेक ओवर कर लिया। 2005 में NDTV के फाउंडर्स ने VCPL से 403.5 करोड़ का लोन लिया। कंडीशन यह थी कि अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो यह कंट्रोलिंग इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। 2022 में अडानी ग्रुप ने VCPL को खरीदा और 29.18% स्टेक लेकर NDTV का टेक ओवर कर लिया। रवीश कुमार समेत सीनियर जर्नलिस्ट ने एग्जिट ले लिया। अब 99% इंडियन मीडिया मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करता है और बहुत बड़ी रकम खर्च करता है नफरत और झूठ फैलाने, पेड न्यूज का। प्रशांत बुहा ठकुराता ने लिखा था, एक आइडेंटिकल आर्टिकल, फोटोग्राफ और हेडलाइन के साथ एक ही आर्टिकल एक ही समय पर अलग अलग पब्लिशर ने पब्लिश किया, अलग अलग ऑथर्स के नाम से एक ही कंटेंट। यह नहीं हुआ था, यह किया गया था। अब बात करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट की। मोदी जी डिसीजन पहले लेते हैं, उसे सही बाद में करते हैं। वाह भाई, ये कोई अच्छी बात है। झटपट डिसीजन से नोटबंदी, GST और लॉकडाउन जैसे डिसीजन निकलते हैं। कुछ दिन तो बात है, ये नहीं चलेगा तो काला धन भी नहीं चलेगा। लेकिन ब्रांड मोदी इतना पावरफुल कि 2017 में नोटबंदी के बाद 2019 में और बड़ी मेजॉरिटी से जीत गए। लोग दिन रात बैंकों की लाइन में खड़े रहे, लेकिन वोट फिर भी मोदी जी को दिए। कुछ दिन की तो बात है, ये नहीं चलेगा तो काला धन भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, छुट्टा नहीं है, कितनी बार बोलूं? कोई बात नहीं भाई, लेकिन देश तो सुधर रहा है ना। यह है ब्रांडिंग का कमाल। 56 इंच का सीना, 50 इंच की असलियत। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है। गुजरात बनाना है न 56 इंच का सीना। लेकिन बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने का असली साइज 56 इंच नहीं बल्कि 50 इंच का है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर गुजरात बनाना है ना, 46 इंच का सीना लगता है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने का असली साइज हिंदुस्तान को पता चला है, जो 56 इंच नहीं बल्कि 50 इंच का है। 6 इंच का फर्क तो है ही, सीने में भी और बातों में भी। गोदी मीडिया की चुप्पी। जब जज पर जूता फेंकने की घटना होती है तो गोदी मीडिया चुप हो जाता है। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की,
लेकिन जब कोई पॉजिटिव खबर आती है तो विश्व गुरु का नैरेटिव। कभी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि दुनिया को है मोदी से प्यार। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। लेकिन कभी इतना जलते हैं लोग कि देश साजिश का शिकार। सोरोस, विदेशी गलतियां, विदेशी शक्तियां, हर चीज एक इंटरनेशनल प्लॉट अगेंस्ट मोदी जी। एक टिपिकल पर्सक्यूटेड सेवियर प्लेबुक है। इस आफत का नाम है तबलीगी जमात। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इस जमात का हेडक्वार्टर भारत में कोरोना विस्फोट का एपिसेंटर बनता हुआ दिख रहा है। यहां से निकले कोरोना के मानव बॉम्ब पूरे देश में फैल चुके हैं। कोविड में मसीहा की असलियत। कोविड आई तो पता चल गया असली मसीहा कौन है। हमारे पास सेंट्रल या स्टेट हेल्पलाइन भी नहीं थी जिससे हम बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की इंक्वायरी कर सकें। हमें वाकई आत्मनिर्भर होने के लिए छोड़ दिया गया था। मसीहा बनकर आए थे लेकिन वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो लगाकर चल दिए। असल में उनका फोटो लगना चाहिए था उन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर। लॉकडाउन के बीच एक दिन देश को एड्रेस करने आए। सबको लगा कोई रिलीफ अनाउंसमेंट करने आए, लेकिन बस रैंडम कहानियां सुनाने लगे। हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था सोने की चिड़िया कहा जाता। हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। भाई लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं और आप इतिहास की कहानी सुना रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मोदी बन। अगस्त 2023 में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल ट्रेन के अपार्टमेंट में जाकर ढूंढ कर 3 मुसलमानों को गोली मार देता है। उसने कहा हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट दो। यह है ब्रांड मोदी के रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस। मसीहा और विलन भले ही फैब्रिकेटेड हो लेकिन आपके बच्चों का कातिल असली बनाया जाए। अब इस ब्रांड मोदी की ब्रांडिंग भी शुरू हो गई है। उनके बर्थडे पर जितने न्यूज़पेपर में एड्स दिखे लग रहा है सब थोड़ा इनसिक्योर हो गए हैं। जब किसी लीडर को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए पेड न्यूज की जरूरत पड़ती है समझ जाइए कि असली पॉपुलैरिटी कम हो गई है। डेमोक्रेसी से फैसिज्म की यात्रा। फैसिज्म के लिए हमेशा एक लार्जर देन लाइफ मसीहा चाहिए होता है। एक नॉन बायोलॉजिकल शख्स जो पैदा नहीं हुआ उसे भेजा गया है। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है तो मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ। मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। तो मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ। मैं कन्विंस हो चुका हूँ। मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। God Almighty himself has sent Modi ji as an अवतार पुरुष। जनता के साथ धोखा। देखिए दोस्त, ब्रांड मोदी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। लोगों के इमोशन के साथ खेला गया है। उनकी उम्मीदों के साथ धोखा किया गया है। 2014 में जो वादे किए गए थे 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख हर अकाउंट में, पेट्रोल सस्ता, रुपया मजबूत, काला धन वापस, इनमें से कितने वादे पूरे हुए? एक भी नहीं। लेकिन ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोगों ने फिर भी मोदी को वोट दिया। असली सवाल यह है कि हमने डेमोक्रेसी को कैसे इंटरटेनमेंट बना दिया। Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? कैसे पॉलिटिक्स को पॉलिसी से ज्यादा पर्सनैलिटी के बारे में बना दिया। जब वोटर डिसीजन मेकर्स नहीं रहते, सिर्फ स्पेक्टर्स बन जाते हैं, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। मीडिया की जिम्मेदारी। आज 99.9% मीडिया सिर्फ एक नैरेटिव चलाता है। Who's your daddy? I don't know. डाइवर्सिटी खत्म हो गई।
जो बचे कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर रेट्स होती है, एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए जाते हैं। यह सिर्फ भारत की ही नहीं दुनिया की समस्या है, लेकिन भारत में यह बहुत तेजी से हुआ। हमारी जिम्मेदारी, अब बात आती है हमारी जिम्मेदारी, हमें समझना होगा कि ब्रांडिंग और गवर्नेंस अलग चीजें। हमें परफॉर्मेंस से वोट देना सीखना होगा, इमेज से नहीं। हमें सवाल पूछना सीखना होगा। अगर आप आंख बंद करके किसी भी लीडर पर भरोसा करते हैं तो आप उसे तानाशाह बनने में मदद कर रहे हैं। अंतिम संदेश तो ब्रांड मोदी की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे आधुनिक मार्केटिंग टेक्निक्स के जरिए लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मीडिया का इस्तेमाल करके एक नैरेटिव बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे पास अभी भी एक चांस है, हमारे पास अभी भी वोट है, हमारे पास अभी भी आवाज है। सिर्फ जरूरत है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। याद रखिए, नेता आपका सेवक है, मसीहा नहीं है। वह आपके टैक्स से तनख्वाह लेता है, आपको उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी राजनेता को भगवान मानते हैं तो आप डेमोक्रेसी को मार रहे हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष।